तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया सेशन। और ये मैं इम्पोर्टेंट बैटल्स के सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और ये वाली वीडियो आने में थोड़ी देरी हो गई, बट कोई बात नहीं, अब हम कंटिन्यू करेंगे। और हमें आज पढ़ना बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बेसिकली। तो जैसे कि आप अब तक थोड़ा समझ गए होंगे कि जब भी कोई बैटल ऑफ प्लासी जैसा कुछ आता है, बैटल ऑफ बक्सर जैसा कुछ आता है, तो यहाँ जो प्लासी या बक्सर लिखा हुआ ये किसी जगह का नाम होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर जो है वो भी किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है। और ये बिहार में पड़ता है बक्सर, ठीक है। आज भी बक्सर आप देख सकते हो। तो ये रहा हमारा कंटेंट, ठीक है। और हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये बैटल ऑफ बक्सर का, और हम इसमें कॉज और कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे, फिर रिजल्ट क्या हुआ, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो विद द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रेजुअली कंकर्ड इंडियन टेरिटरी। एडवेंट का मतलब होता है आना। जब से यूरोपियन पावर भारत में आए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, उसने इंडियन टेरिटरी को कंकर यानी कि कब्जा करना स्टार्ट कर दिया उसने। Battle of Buxar is one such confrontation between the British Army and the Indian counterpart, which paved way for the British to rule over India for next 183 years. कहने का मतलब है आपने इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जाना। बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ये कहा जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट था, और हमने अपने पिछले वाले वीडियो में उसमें डिस्कशन कर चुके हैं बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। बैटल ऑफ प्लासी के ही कारण की वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर होती है। और ये जो लड़ाई लड़ी जाती है वो किसके बिटवीन में लड़ी जाती है, ब्रिटिश आर्मी के बिटवीन और इंडियन जो काउंटर पार्ट होते हैं। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। अलायंस बनता है बेसिकली, गठबंधन बनता है 3 लोगों का, और वो लोग ब्रिटिश आर्मी से लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, फाइटिंग करते हैं। बैटल ऑफ बक्सर इट वॉज अ बैटल फॉट बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस, अ जॉइंट आर्मी ऑफ नवाब ऑफ बंगाल एंड द मुगल एम्परर। तो यहाँ पर भी बता रखा है कि ये जो है जॉइंट लड़ाई, ये पहली बात तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ होती है। और जॉइंट आर्मी यानी कि 3 लोगों की आर्मी को मिलाया जाता है इसमें, जैसे अवध के नवाब हो गए, और नवाब बंगाल जैसे मीर कासिम, मैंने आपको बताना है अभी सब कुछ, है ना, स्टोरी बताऊंगा अभी। तो अवध ऑफ बंगाल मतलब नवाब ऑफ बंगाल जो है वो हमारे मीर कासिम भाई साहब हैं। और अवध के नवाब जो हमारे शुजाउद्दौला हैं, और मुगल एम्परर शाह आलम टू हैं। इन तीनों के बीच बनेगी गुट, और ये लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से और हार जाएंगे। तो आगे जरा देखते हैं और आगे क्या क्या है। अच्छा, ठीक है। कह रहा कि द बैटल वॉज रिजल्ट ऑफ मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द नवाब ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो कॉलोनिस्ट एम्बिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मेन चीज क्या है इसमें, कुछ बात कर रहा है कि ये बैटल का रिजल्ट क्यों हुआ आखिर बेसिकली। तो ये मिसयूज किया जाता था ट्रेड प्रिविलेज के ऊपर। सेम यही केस अगर आप देखोगे तो प्लासी के बैटल में मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। अगर आप ट्रेड प्रिविलेज का मतलब जानना चाहते हो तो आप प्लासी वाली वीडियो देख सकते हो। यहाँ थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। ट्रेड प्रिविलेज का मतलब होता है कि जो नवाब ऑफ बंगाल है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ये कहा था, ये प्रिविलेज दिया था, ये मतलब एक तरीके का एक्स्ट्रा अधिकार दिया था उसको कि आप जो भी ट्रेड करोगे उसमें जो कर लगने वाला है वो कर आप हमें मत देना। तो ये ट्रेड प्रिविलेज की बात होती है। लेकिन इसका अंग्रेज मिसयूज करने लग गए थे, ठीक है। यही कारण बना था बैटल ऑफ प्लासी का भी, यही यहाँ भी कारण बन रहा है, ठीक है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कॉलोनिस्ट एम्बिशन थे, यानी वो गुलाम बनाना चाहती थी, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने अंडर में लेना चाहती थी। तो ये कॉलोनिस्ट एम्बिशन के कारण भी ये जो रिजल्ट बना है इस बैटल का, ठीक है, यानी कि बैटल हुई है इस कारण की वजह से। कुछ और चीज़ें थोड़ी मैं कहानी बता देता हूँ आपको, ताकि कहानी जब आप सुन लो समझ लो तो आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसमें स्लाइड वगैरह में उतना मैंने कहानी को नहीं लिखा है, कहानी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, पहले था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब था। अच्छा, ये कहानी उसको नहीं समझ आएगी जिसने बैटल ऑफ प्लासी नहीं दे रखी। तो आप बैटल ऑफ प्लासी को देखिए एक बार, क्योंकि उसी के सीक्वेंस में आ रहा है ये बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो कहानी है कि सिराजुद्दौला था, वो था नवाब बंगाल का। लेकिन उसको हटाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक अलायंस बनाया, किसके साथ, मीर जाफर के साथ।
मीर जाफर को कहा कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे, तुम हमारे साइड से लड़ना, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, मीर जाफर ने कह दिया, नवाब बनने का शौक था उसको, तो उसने नवाब के लिए कर दिया इसने। तो वो लड़ा ही नहीं, बेसिकली उसने जाकर गद्दारी से जो सिराजुद्दौला है उसको मार दिया, ठीक है। तो वहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो बैटल ऑफ प्लासी हुई नहीं। बैटल किसके बीच होती है? दो जनों के बीच में। सामने वाला सिराजुद्दौला अकेला लड़ रहा था भाई, उसके ओमी चंद वगैरह जो हो गए है ना, घसीटी बेगम, उनकी शायद मौसी थी, ऐसे कोई रिलेटिव में थे, तो वो सब तो उसके अगेंस्ट में ही थे। तो हुआ ये कि मीर जाफर को इंस्टॉल कर दिया गया, यानी कि मीर जाफर को वहाँ पे एज अ क्राउन, एज अ नवाब बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मीर जाफर जो है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उससे बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करती थी, चार्जेस करती थी, टैक्सेस, उसको उल्टा राजा होने के बाद भी वो उनको कर दिया करता था, टैक्स वगैरह दिया करता था ना, शाही जो राजकोष है उससे। तो मीर जाफर को लगा कि यार मैं एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से कर नहीं पाऊंगा और ये पूरा ठीक से हो नहीं पाएगा, वर्क वगैरह है ना, काम वगैरह ढंग से हो नहीं पाएगा। तो मीर जाफर ने क्या सुना कि उसने कहा चलो एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड हटाने की। तो उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि वो डच से हाथ मिलाया उसने और कहा कि तुम एक काम करना, ब्रिटिशर्स को हरा दो, और अगर तुम हरा दोगे तो बंगाल उस समय बहुत प्रॉस्पेरस हुआ करता था, तो वहाँ के जितने भी ट्रेड प्रिविलेज जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, ये जो ट्रेड प्रिविलेज है तुम्हें दे देंगे। डच के मन में भी लालच आ गया, उनकी आंखें एकदम चमक उठी कि अरे वाह क्या बात है, अब आएगा मजा। तो डच आ गए एक मतलब मंसूबे के साथ कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी को हराते हैं। लेकिन आप सबको पता है जब नवाब नहीं हरा पा रहे हैं तो डच क्या हराएंगे। तो डच मुँह की खाते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये मीर जाफर के द्वारा की गई है। तो मीर जाफर को भगा देते हैं, वो हटा देते हैं, और उन्हीं का आई थिंक दामाद होता है मीर कासिम, उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसको बैठा दिया जाता है। मीर कासिम ने कह दिया कि हाँ हम आपको इतना इतना पैसा देंगे, ये चीज़ें करेंगे। तो मीर कासिम को मतलब गद्दी दे दी जाती है कि जा भाई तो कर। अब यहीं पे खेल बदलता है। खेल इसलिए बदलता है कि जो आप यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ, खेल ये बदल गया कि जो बैटल ऑफ बक्सर आप लड़ रहे हो ना, और जो यहाँ पे जॉइंट अलायंस हो रहा है, ये जो जॉइंट आर्मी है, तो इसमें देखो नवाब ऑफ बंगाल भी लिखा हुआ है। तो जो नवाब ऑफ बंगाल और मीर कासिम, ये जो नया वाला बना है अभी, यही लड़ाई करवाता है बेसिकली, है ना। ये जान जाता है कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, ठीक है। वो कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अंग्रेजों ने ठगा नहीं, है ना। तो ये कहानी बिल्कुल फिट बैठती है अंग्रेजों पे। तो वो समझ गया था कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं है, हम जब तक इसे पैसा देंगे तब तक वो हमारे साथ में हाथ मिलाकर चलते रहेंगे। तो उसने बहुत सारे स्टेप उठाए। जैसे सबसे पहले तो उसने किया कि अपनी जो कैपिटल थी, उस समय की जो कैपिटल उनकी थी वो मुर्शिदाबाद थी बंगाल की, उसको हटाकर मुंगेर कर दिया जो उस समय बिहार में है। तो पहले जो होता था, पहले बंगाल बहुत बड़ा था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल पूरा, है ना, जो बांग्लादेश है वो भी इतना बड़ा पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था। तो मुंगेर में जाकर अपनी 400 किलोमीटर दूर अपनी कैपिटल को स्थापित कर दिया। उसके बाद इसने मॉडर्न आर्मी को सेटअप किया पूरा, है ना, और ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से दिलवाने लग गया, मतलब एक तरह से मॉडर्नाइजेशन करवाने लग गया अपनी आर्मी का। ये प्लानिंग बना रहा था कि लड़ाई तो करनी है, हाँ, जम के लड़ाई करनी है इनसे। तो यहाँ पे अब आगे बात करते हैं, कहानी मैंने सारी बता दी, अब आप एकदम क्लियर हो जाओगे ना। कॉजेस क्या क्या थे? बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में लड़ी गई थी, एक कन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और इंडियन रूलर के बीच में। पर्टिकुलरली इसमें और भी मुगल एम्परर शाह आलम टू भी थे साथ में, शाह आलम टू भी साथ में थे। एक रीजन ये बताया जाता है बैटल का कि ब्रिटिश एक्सपेंड करना चाहते थे अपनी टेरिटरी को इंडिया में। उनका जो एक्सपेंशन है वो लोकल लीडर्स को पसंद नहीं आया, जैसे नवाब ऑफ बंगाल वगैरह हो गया ना, जो कि बहुत सारा लैंड पहले हार चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। जब आपने बैटल ऑफ प्लासी देखा तो उसमें बहुत सारा लैंड गया था, तो खुश नहीं थे इस तरीके से, ठीक है। तो और क्या बात करते हैं, नवाब ऑफ अवध ऑल्सो वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो अवध के नवाब थे, यानी कि जो सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं सिराजुद्दौला, वो भी वरी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि किस तरीके से ब्रिटिश अपना मतलब पावर को ग्रो करते जा रही है यहाँ पे। British aim to earn profit from farming trading in India, which create tension and with local rulers who wanted to benefit from their own resources. ब्रिटिशर्स को बाहरी लोग, मतलब ब्रिटिश को बाहरी लोग माना जाता है। वो लोग हमारे देश में आकर हमारे रिसोर्सेज का जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो ब्रिटेन भेज रहे हैं, और प्लस में जो फार्मिंग वगैरह है, ट्रेड वगैरह, उससे जमकर पैसा कमा रहे हैं। तो इससे जो लोकल रूलर्स थे उनके मन में टेंशन आ गया, यार हमें अपने रिसोर्स का
फायदा नहीं मिल रहा है और ये बाहर के आए हुए मस्त फायदा उठाए जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? इस समय में जो मुगल एम्पायर था वो वीक था। मैंने आपको कभी बताऊंगा और आगे चल के कि इस समय ये जो टाइम पीरियड है जो लगभग 17, ठीक है, 60s का समय पीरियड है। तो ये औरंगजेब की डेथ के बाद ही पूरा बहुत वीक चल रहा है मुगल एम्पायर बेसिकली। तो ब्रिटिश एंड अदर फोर्सेस सॉ एन अपॉर्चुनिटी टू टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो इसलिए ब्रिटिशर्स एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि मुगल तो है नहीं रोकने वाले, है ना, तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना पूरे इंडिया पे कंट्रोल जमाया जाए। तो शाह आलम टू sought to assistance from local powers to help to regain control over his empire। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि शाह आलम टू ने भी देखा कि भाई मुगल एम्पायर तो ताकतवर रहा नहीं अब पहले जैसा, तो क्यों ना एक काम किया जाए, बाकी के जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ मिलकर, उनका साथ हाथ मिलाकर क्यों ना मैं इस मुगल एम्पायर को फिर से एक स्ट्रॉन्ग पावर क्रिएट कर दूँ। तो शाह आलम के मन में भी आया, उसकी भी आंखें चमक गई कि वाह ये एक रास्ता है, इससे कुछ कर सकते हैं खेल। कन्फ्लिक्ट अरोज ड्यू टू द फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द, और भी कई सारे कन्फ्लिक्ट थे, मैं कॉजेज बता रहा हूँ कि क्यों हुआ असल में। तो कन्फ्लिक्ट में एक और है कि फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट भी हो रहा था पैसे के लिए, है ना, जो लोकल रूलर्स थे और ब्रिटिशर्स जो थे उनमें कभी तानातानी बनी रहती थी पैसों के लिए, ये भी कारण है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स इम्पोज टैक्सेस ऑन लोकल पॉपुलेशन कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल। नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम was particularly upset in the British interference in his financial affairs। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ब्रिटिशर्स, देखो एक ट्रेडिंग कंपनी थी पहले, तो ट्रेडिंग कंपनी के लिहाज से आप आए, आपकी अगर हैसियत ट्रेडिंग कंपनी की है तो आप कैसे लोकल लोगों पे टैक्स लगा सकते हो, हाउ, कैसे, कि इम्पोज कैसे कर सकते हो टैक्सेस को लोकल पॉपुलेशन पे। इससे लोगों के मन में भी डिससेटिस्फैक्शन था। और जो नवाब था बंगाल का मीर कासिम, जो भी नया इंस्टॉल हुआ मिर्जा जाफर के बाद, वो भी इससे बहुत परेशान था, अपसेट था कि ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल मैटर पे। ठीक है, देयर हैज बीन प्रीवियस क्लैशेस बिटवीन ब्रिटिश लोकल रूलर्स सच एज बैटल ऑफ प्लासी, जैसे मैंने आपको पढ़ाया। इससे पहले भी बहुत सारी क्लैशेस हो रखे थे, लड़ाइयाँ हो रखी थी, ठीक है, जिसमें ब्रिटिशर्स ये एक्चुअली में विक्टोरियस होते हैं और अपने गेन कंट्रोल करते हैं बंगाल के ऊपर। अब पार्टिसिपेंट की बात करते हैं कि कौन कौन इस लड़ाई में शामिल था और कौन कौन लड़ रहा था। ठीक है, तो इस साइड आपको मिलेंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट थे और इस साइड उनके रोल मिलेंगे कि वो क्या कर रहे थे। ठीक है, पीछे स्लाइड में है, उसका ज़रा देखते ही रहा। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? लेट मी चेक, रुको एक मिनट। आई थिंक ये तो बड़ा हो नहीं रहा। चलो एक काम करते हैं, इसको बाहर ही पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है यार, ये पार्टिसिपेंट लिखा है, सॉरी, पार्टिसिपेंट, एक मिनट, पार्टिसिपेंट। ठीक है, अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें ये चल रही है। ठीक है, ये समझ लोगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा। हाँ, इसको छोटा कर देते हैं, ये देखो छोटा हो गया, इसको यहाँ पर लटका देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट की बात करें कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ बक्सर में। तो सबसे पहले मीर कासिम जब नवाब थे, कहाँ के, बंगाल के नवाब थे। ठीक है, ये किसकी जगह आए थे? मीर जाफर की जगह आए थे। इनका काम क्या था? ये नापसंद करते थे दस्तक का मिसयूज़ करना। दस्तक एक प्रकार का फरमान होता था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जारी किया जाता था, लेकिन वो क्या करते थे, वो बेसिकली जो मीर कासिम है हमारे, वो इस दस्तक की यूज़, जो मिसयूज़ हो रहा था, उसको नापसंद करते थे। अब मिसयूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि किसको ट्रेड प्रिविलेज मिला है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड प्रिविलेज मिला हुआ है। अब यही वो कंपनी है जो अपने मस्त इंजॉय कर सकती है प्रिविलेज को, लेकिन ये क्या करती थी, कमीशन के बेस पर इस दस्तक को बेच देती थी। ये रहा दस्तक, एक कागज़ का टुकड़ा, इसको सोल्ड कर दिया, किसको दिया? लोकल रूलर्स को या फिर लोकल ट्रेडर्स को। ठीक है, अब इससे क्या प्रॉफिट होता था? इसको होता था कमीशन मिलता था, पैसा मिला। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी लालची थी, एक नंबर की लालची है, इसको पैसा चाहिए था, इसने दस्तक को बेच दिया। लेकिन इससे मीर कासिम के खजाने पे असर पड़ेगा ना भाई, ये तो उनको ट्रेड दिया करते थे, आखिर प्रिविलेज तो इसी के पास खाली था, लेकिन अब इसका भी प्रिविलेज हो गया ना ये तो, क्योंकि दस्तक उसको भी मिल गया है। तो यही मिसयूज़ किया करते थे दस्तक का, कि दूसरे को भी बेच दे रहे हैं, खुद तो फ्री में कर रहे हैं, दूसरा अब नवाब को ना टैक्स देकर इनको टैक्स दे रहा कमीशन के ऊपर। तो ये था जो, और फिर बाद में मीर कासिम ने क्या किया, अलायंस बनाया नवाब अवध और मुगल एम्पायर के साथ, 3 लोगों का गुट बना।
शुजाउद्दौला कौन है? अवध का नवाब है बंदा, है ना। ये शाह आलम टू और मीर कासिम के साथ कॉन्फेडरेसी में बना के चल रहा था। कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। शाह आलम, ये हमारे शाह आलम टू हमारे मुगल एम्परर हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि इंग्लिश को हम ओवरथ्रो कर दें, हटा दें यहाँ से। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी मेजर है जो कि इस लड़ाई को लड़ता है, बैटल ऑफ बक्सर को लड़ता है। थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी लड़ता है, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर लड़ता है, याद रखना। इसी ने लीड किया था इस बैटल को इंग्लिश साइड से, और रॉबर्ट क्लाइव आया था जब उसे एक ट्रीटी करनी थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करनी थी उसे, ठीक है। जब जीत जाते हैं और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करनी होती है, किससे? शुजाउद्दौला से और शाह आलम टू से, तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, आखिरकार आउटकम क्या निकला, और चलते हैं हम अपने, ठीक है। एक मिनट, इसको जरा छोटा किया जाए, ठीक। पार्टिसिपेंट वाला टॉपिक हो चुका है, रिजल्ट नहीं हुआ, ठीक। देखो जरा रिजल्ट में क्या है कि बैटल ऑफ बक्सर लड़ी जाती है 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें क्या था, मीर कासिम, पूरी जो डिफीट होती है वो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सब हार जाते हैं, ठीक है। इसकी बड़ी मज़ेदार कहानी भी है कि हेक्टर मुनरो हार गया था असल में, ठीक है। हेक्टर मुनरो वॉज लॉस्ट, बट अचानक से उसके मन में, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, कि वो कहता है कि चलो दोबारा एक बार अटैक करते हैं, एक बार दोबारा मजा लिया जाए। तो दोबारा जाता है तो वो जीत जाता है ना। ये लोग खुशी के मारे हंसी, मतलब जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। तो यहाँ पर गेम ही पलट जाता है। तो जो डिसाइसिव विक्ट्री हुई थी मेजर हेक्टर मुनरो के द्वारा और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो मेजर हेक्टर मुनरो एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर में, वही जीत दिलाते हैं इस पूरी जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है। फिर रॉबर्ट क्लाइव एक प्रोमिनेंट ब्रिटिश मिलिट्री और पॉलिटिकल फिगर था बंदा, वो आया जब इंग्लिश जीत गई, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, ठीक है। और इसके साथ साथ एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, उसको साइन करता है, ठीक है। अब वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या है वो मैं आपको किसी और टॉपिक में डिस्कस करूंगा। बेसिकली ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को अगर आपको समझना है तो आप शॉर्ट में बता सकता हूँ कि क्या है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के में कहा गया था कि जो आप शाह आलम टू हो उसको पेंशन के रूप में, मतलब आपको पेंशन मिलेगी और आप इलाहाबाद में रहो आराम से, ठीक है। अवध या इलाहाबाद में रहो, और आपको 65 लाख 64 लाख रुपए पेंशन हम दिया करेंगे, और आप मस्त वहीं रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और उसके बाद शुजाउद्दौला से भी अपनी बातचीत की गई थी कि एक काम करो, तुम्हें हमें वॉर का ये जो खर्चा हुआ है, जो इतना सारा बक्सर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका आप पहले तो पे कर दो, हमें पैसा वैसा दे दो, है ना। उसके बाद एक बफर जोन बनाया गया था। बफर जोन का मतलब होता है कि एक अलग टेरिटरी, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ, बफर जोन क्यों बनाया गया था और क्या है बफर जोन बेसिकली। तो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ रहती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में रहती है, और अवध कहीं यहाँ कहीं है ना। अवध कहीं यहाँ है, अवध यहाँ है और बंगाल यहाँ है, बी। तो बफर स्टेट का मतलब है कि कोई बाहर से आकर बंगाल पे अटैक ना कर दे। बंगाल पे अटैक करने का मतलब है कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट अटैक कर लो। इसलिए ये अवध और इसके बीच में एक अलग स्टेट बना के रखते थे। इसी स्टेट को कहते हैं बफर स्टेट कि एक इनका एक अलग से एक हिस्सा है जो कि प्रोटेक्ट इनको कर रहा है, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोटेक्ट करने का काम कर। ये होता था बफर। तो इन्होंने इस ट्रीटी में भी ऐसा कुछ किया है ना, बफर स्टेट बनाने का काम किया बेसिकली। तो मेन बैटल ऑफ बक्सर में यही था जो मैंने आपको डिस्कशन हमारे बीच हुआ। और भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा, है ना, बैटल से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड। तो बने रहिए इस चैनल पे, ठीक है। और अपने दोस्तों को लाइक, मतलब भेजिए, शेयर कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।